साथियों नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? कैसे हैं सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मेरे बच्चे, आने वाले नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। उम्मीद है कि सभी लोग बेहतरीन होंगे। साल का अंत है और मेरे बच्चे, साल के अंत में आपसे ये आखिरी मुलाकात है। अब जो मुलाकात होगी वो अगली साल होगी। अगली साल। और अगली साल का मतलब मेरे बच्चे ठीक आज से 2 दिन बाद होगी। 31 और 1 तारीख का आपका अवकाश है, छुट्टी है। ठीक, घर के साथ में मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई भी कीजिए, घर वालों को समय दीजिए। ठीक, और बढ़िया तरीके से घर पे ही पकवान बना करके खाइए, एंजॉय करिए, हलवा वगैरह बनाइए। ठीक। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। और आप सबके लिए मेरे बच्चे, कुमार एडुटेनमेंट परिवार की तरफ से, कुमार सर की तरफ से एक सौगात है कि नववर्ष 2025 की पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक। फिर है प्यारे बच्चों की नववर्ष के अवसर पर कुछ घंटों के लिए 20% का डिस्काउंट उपलब्ध है। आप कहेंगे सर जी क्या? मैं कहूँगा ठीक सुना आपने। ठीक है। लेकिन ये जो 20% का डिस्काउंट है मेरे बच्चे, ये केवल कुछ ही घंटों के लिए है। जो भी आपकी मित्र मंडली हो, जो भी आपके परिवार के लोग हों या जो भी आपके रिश्तेदार हों, ठीक है, तो बेटा आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि भाई क्या देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, एक बार चेक करिए। ठीक। नहीं पसंद आए कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे 10-15 मिनट किसी भी टीचर की, हमारे ग्रुप की किसी भी टीचर की वीडियो दिखाते हैं तो वो उसका फैन ना हो जाए, वो उसका फैन ना हो जाए। ठीक है। तो भाई उसे आप बोल सकते हैं कि 20% का डिस्काउंट है। और आप खुद भी अगर कोई और बैच लेना चाहते हैं तो 20% का डिस्काउंट सभी बैचों पर है, बस दो को छोड़ के। एक इंग्लिश स्पीकिंग 2.0 वाला, एक ग्रुप डी वाला। ठीक है। और कूपन कोड अप्लाई करना है न्यू ईयर 25। ठीक है। इन दो बैचेस पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए वैलिड भी नहीं होगा कूपन कोड। आप बाकी बैचेस पर लगाएंगे, बिल्कुल वैलिड होगा। और ये कुछ घंटों के लिए है, बता दीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो आज शुरुआत करते हैं बच्चे। कल हमने 50 क्वेश्चन तक देख लिए थे, मैंने कहा था कल भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा बचे हुए। तो आज ये पहला, आज के लिए देख सकते हो 51 है। क्वेश्चन है, जब बख्तियार खिलजी ने 1097 में बिहार पर आक्रमण किया, उस समय बिहार की राजधानी उदंतपुर हुआ करती थी, तो वहां के शासक कौन थे? मेरे बच्चे, बिहार में दो दो यूनिवर्सिटीज को नष्ट किया था इस नालायक ने। और दो यूनिवर्सिटीज जो नष्ट की थी बिहार की, उस समय बिहार के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, इनका नाम था लक्ष्मण सेन। ये आपको एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगे, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिलेंगे। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? मैंने आपको बताया है, जल्दी से बोलेंगे कौन नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन नालायक था ये? कौन नालायक था जिसे शिक्षा की कद्र ही नहीं थी? शिक्षा की कद्र ही नहीं थी। ए बख्तियार खिलजी, इख्तियारुद्दीन, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी इनका नाम है। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी इनका नाम हो जाता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी, हिंदू देवी लक्ष्मी के चित्र का अंकन मिलता है? किस किस शासक ने मेरे बच्चे, किस मुस्लिम शासक ने हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे? वो सिक्का याद करो जिसकी एक साइड पर लक्ष्मी की आकृति थी, माता लक्ष्मी की आकृति थी, माता लक्ष्मी की आकृति थी। और दूसरी साइड पर लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम। दूसरी साइड पर लिखा हुआ था मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन साम। और इस सिक्के का नाम भी आपको बताया था दहली वाल। ये सिक्का भी आपको बताया था दहली वाल। इस सिक्के का नाम भी आपको बताया था दहली वाल कॉइन। कौन सा सिक्का था बच्चे? दहली वाल कॉइन था। कौन था ये शासक? गौरी। कौन था ये शासक? गौरी। ठीक है। ओके। क्लियर? गलती से क्या कह रहे हैं, ये ऊपर करना कमेंट। राहुल जी कह रहे हैं सर गलती से वीडियो रिपोर्ट हो गया सर, इसका मतलब मैं खुद नहीं जानता बच्चे, इसका मतलब मैं खुद नहीं जानता, आपको क्या बताऊं।
ठीक है ना। गलती से वीडियो रिपोर्ट हो गया, इसका मतलब मैं खुद नहीं जानता। ठीक है। कर दो नीचे। राहुल जी, मैं इसका मतलब खुद नहीं जानता हूं, आपको क्या बताऊंगा। ठीक है। डिस्प्ले फ्लिकिंग होता है। डिस्प्ले फ्लिकिंग मतलब, सर आपका कोई पॉलिटी स्पेशल बैच चाहिए बच्चे, अभी तो उपलब्ध नहीं है, आएगा तो बता देंगे। ठीक है, आएगा तो बता देंगे। चलिए। निम्न में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित होती है। किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए थे, कौन था शासक मेरे बच्चे, कौन था। ठीक है। विनायक जी इन दोनों पर नहीं है, ये दोनों वैसे भी बहुत कम फीस के हैं, इन पर क्या ही डिस्काउंट होगा बताइए। 118 रुपये फीस है, उसमें भी डिस्काउंट। ठीक, क्योंकि बच्चे 118 फीस में भी क्या ही डिस्काउंट, आप खुद देखिए, एक टाइम की सब्जी भाजी आ जाती है। कौन था मेरे बच्चे, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार बना दिया था। भारतीय प्रदेश का सूबेदार, दिल्ली का मलिक, दिल्ली का गवर्नर, दिल्ली का गवर्नर बना दिया था किस युद्ध को जीतने के बाद। किस युद्ध को जीतने के बाद, किस युद्ध को जीतने के बाद बना दिया था। तो बच्चे तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 वाला। तराइन का द्वितीय युद्ध, सॉरी 1992 कह रहा हूं, 1192 वाला। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। मोहम्मद गौरी ने जो भारत में जीता था, उसे किसके हैंडओवर कर गया था बच्चे, किसके हैंडओवर कर गया था, कौन उसका विश्वसनीय व्यक्ति था, कौन उसका विश्वसनीय व्यक्ति था। ठीक है। कौन उसका विश्वसनीय व्यक्ति था। बहुत बढ़िया, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ इक्ता इन इंडिया अंडर मोहम्मद गौरी। ठीक है ना, अंडर मोहम्मद गौरी। इक्ता का मतलब होता था मेरे बच्चे, इक्ता सिस्टम वैसे इल्तुतमिश चलाएंगे भारत में, इक्ता सिस्टम चलाएंगे भारत में इल्तुतमिश। इक्ता का मतलब था भूमि की जिम्मेदारी, भूमि की जिम्मेदारी। एकता का मतलब आप अभी इतना समझें कि भूमि की जिम्मेदारी, और ये पद्धति भारत में चलाएंगे प्रॉपरली इल्तुतमिश, ये पद्धति भारत में प्रॉपरली चलाएंगे इल्तुतमिश। तो गौरी ने किसको मेरे बच्चे, गौरी ने किसको भूमि की जिम्मेदारी दी थी, क्षेत्र जीत करके किसको भूमि की जिम्मेदारी दी थी। आंसर वही है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था, पेशावर, याद करो पेशावर, जब वो हारा था, जब हारा था गुजरात की लड़ाई में भीम द्वितीय से, भीमदेव द्वितीय से जब आपका ये व्यक्ति हारा था मोहम्मद गौरी, तब इसने अपने जाने के रास्ते थोड़े बदले और ये पेशावर के रास्ते आया। इसने पेशावर को जीता कब। ठीक है, पेशावर को जीता कब। तो पेशावर को जीता था 1179 में बच्चे, 1179 में, 1179। मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था। मोहम्मद गौरी का जो सैनिक मुख्यालय था बच्चे, वो दिल्ली के पास था, दिल्ली के पास, दिल्ली के पास था। और इस क्षेत्र को जाना जाता है इंद्रप्रस्थ के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ, मैंने कहा था जो मुस्लिम आक्रमणकारी जाटों से टकराया, जाटों से टकराया वो उसका अंतिम आक्रमण बन गया बच्चे, जाटों से टकराया वो उसका अंतिम आक्रमण बन गया। ए पंजाब के खोकर, खोकर जाट, खोकर जाट। निम्न में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था।
कौन दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया बच्चे? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आपको बताए थे, 5 वंश आपको बताए थे दिल्ली सल्तनत में। गुलाम, गुलाम के बाद आए खिलजी, खिलजी के बाद आएंगे तुगलक, खिलजी के बाद आएंगे तुगलक, तुगलक के बाद आएंगे सैयद, सैयद के बाद आएंगे लोदी। किस वंश ने कभी शासन यहां नहीं किया? किस वंश ने कभी शासन यहां नहीं किया बच्चे? किस वंश ने कभी शासन यहां नहीं किया? गौरी वंश। वो तो बस सत्ता सौंप दे गए, सत्ता सौंप के चले गए थे ऐबक को वापस, सत्ता सौंप के वापस चले गए। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ दी गजनबी डायनेस्टी? गजनी डायनेस्टी का संस्थापक, गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी बोले तो अफगानिस्तान की तुर्की, अफगानिस्तान के तुर्की वंश की स्थापना, अफगानिस्तान में जो तुर्की साम्राज्य था उसकी स्थापना कौन किया था? अफगानिस्तान में जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य, तभी से तो राजधानी बनी थी गजनी, तभी से तो राजधानी बनी थी गजनी, तभी से तो राजधानी बनी थी। कौन आए थे वो 2 लोग टहलते टहलते कि कोई खाली जगह ढूंढते हैं वहां पर अपना साम्राज्य बनाएंगे? गुरु चेला, ठीक है ना। चेला था सुबक्तगीन, गुरु कौन था? अलप्तगीन। गुरु कौन था? अलप्तगीन। गुरु कौन था? अलप्तगीन बच्चे, ठीक है ना। गुरु कौन था? अलप्तगीन। अलप्तगीन बुखारा के सामंती शासक का दास था, बुखारा के सामंती शासक। बुखारा बोले तो मेरे बच्चे, बुखारा बोले तो तुर्की, तुर्की में जो शासक थे उस समय उनका नाम क्या था? मैंने लिखाया था आपको, उस समय उनका नाम क्या था? उस समय उनका नाम क्या था? ये अलप्तगीन खुद एक दास था, ये स्लेव गवर्नर था मेरे बच्चे, स्लेव गवर्नर था। किसके यहाँ पर? अब्दुल मलिक के यहाँ पर, अब्दुल मलिक के यहाँ पर। किसके यहाँ पर था? अब्दुल मलिक के यहाँ पर था। और इसका खुद का गुलाम था, क्योंकि ये गुलामों का हेड था, और इसका खुद का भी गुलाम था प्रिय सुबक्तगीन। सन 977 में अलप्तगीन की मृत्यु के बाद में गजनी की गद्दी पर कौन बैठा? सन देख लेना 977 है, सन देख लेना 977। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी होता है भैया, इब्राहिम लोदी तो अंतिम शासक होता है। बहलोल के बाद सिकंदर लोदी, सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी, ठीक है। चलिए नमस्कार, नमस्कार भाई। कौन था 977 में बैठने वाला? सुबक्तगीन बैठा था 977 से लेके 997, 77 से लेके 97 तक, ठीक है। सुबक्तगीन बैठा था। सुबक्तगीन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा? क्वेश्चन बदल के आ गया, पहले संधि थी, राजा पूछा था, अब राजा पूछ रहा है, संधि है, ठीक है ना। अब राजा दिया है, सन पूछ रहा है। ए क्या बात है, 977 ईस्वी, 977 ईस्वी। सुबक्तगीन किसका दामाद और गुलाम था? मैंने कहा था वो राजाओं का दौर था मेरे बच्चे, वहां पर गुलामों की मौज हुआ करती थी। अगर गुलाम बहुत ज्यादा प्रिय हो गए राजा के तो राजा उन्हीं से अपनी बेटी का विवाह कर देता था, और ये बहुत जगह देखा गया, पूरे गुलाम वंश में तो ज्यादातर ऐसा ही चलता है, ठीक है। कौन था? किसका दामाद और गुलाम? अलप्तगीन का, अलप्तगीन का। सुल्तान महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? महमूद गजनबी कहाँ का शासक था? आपको पता है सुबक्तगीन का पुत्र था। खैबर दर्रे से भारत पर आता था अटैक करने, 17 बार इसने भारत पर अटैक किए, ठीक। कहाँ का शासक था बच्चे? सुबक्तगीन का पुत्र है तो कहाँ का शासक होगा? गजनबी का शासक था सर, बोले तो गजनी का शासक था, गजनी राजधानी थी इसकी। महमूद गजनबी ने किस ईस्वी में अपने भाई इस्माइल को बंदी बनाकर गजनी की राजगद्दी प्राप्त की थी? भैया इस इस्माइल का जिक्र हमने नहीं किया था, नहीं किया था। जो आपका सुबक्तगीन था इसके 2 पुत्र थे, सुबक्तगीन था इसके 2 पुत्र थे, सुबक्तगीन के थे 2 पुत्र, इसके 2 पुत्र हुआ करते थे। एक का नाम था इस्माइल, एक का नाम था इस्माइल, एक इस्माइल हुआ करता था, एक इस्माइल हुआ करता था, और दूसरा था बच्चे गजनबी, दूसरा था गजनबी। सुबक्तगीन चाहता था कि मेरे बाद कौन राजा बने?
सुबक्तगीन चाहता था मेरे बाद कौन राजा बने? इस्माइल राजा बने। सुबक्तगीन चाहता था मेरे बाद कौन राजा बने? इस्माइल राजा बने। लेकिन इस गजनबी ने अपने ही भाई की हत्या कर दी, इस अपने ही भाई को कैद में डाल दिया और भैया इसका चैप्टर कर दिया खत्म और खुद राजा बन गया 997 98 से लेकर के 1030। ठीक है ना, 997 98 से लेकर के 1030 तक रहा था, 1030 तक रहा था। ठीक, 1030 तक रहा था। सुबक्तगीन ने महमूद गजनबी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? कहाँ का शासक इसे बना दिया था? सुबक्तगीन ने इसे कहाँ का शासक बनाया था? कहाँ का शासक इसे बनाया था? तो भैया इसे बनाया था अफगानिस्तान का एक प्रांत होता है, अफगानिस्तान का एक प्रांत। सुबक्तगीन ने इसे यहाँ का शासक बनाया था, खुरासान का। लेकिन इसे चाहिए था गजनी, इसे चाहिए था गजनी। तो जब पिताजी खत्म हुए, इसने मौका देखा और इस्माइल को कैद में डाल दिया और खुद शासक बन गया गजनी का, खुद शासक बन गया गजनी का। निम्न में मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुत सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? अपनी सेना में बहुत मात्रा में हिंदुओं की नियुक्ति किसने की थी? अपनी सेना में बहुत मात्रा में हिंदुओं की नियुक्ति किसने की थी? ठीक है, ठीक है, किसने की थी? तो याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। गजनबी ने बहुतायत में, बहुत संख्या में अपनी सेना में हिंदुओं की नियुक्ति की थी बच्चे, हिंदुओं की नियुक्ति। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से लेकर 1026 के आसपास के बीच 17 बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए, 17 बार अटैक किए, 17 बार आक्रमण किए। कौन तुर्की शासक था ये? कौन तुर्की शासक था? कौन नालायक था? कौन नालायक था ये? ठीक है, कौन नालायक? महमूद गजनबी था इसका नाम, महमूद गजनबी। निम्न में से किस अनुक्रम में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किए? इनका क्रम क्या था बच्चे? क्रम, मुल्तान पर किया था पहला अटैक, उसके बाद कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, कश्मीर, या फिर कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर, या कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, या मेरे बच्चे मुल्तान फिर थानेश्वर फिर कश्मीर फिर मथुरा फिर कन्नौज। ऑप्शन डी है मेरे बच्चे, इसे याद कर लेना। इसके आक्रमणों का क्रम है ये, इसके आक्रमणों का क्रम। इन ऑप्शनों में से जो इसके आक्रमणों का क्रम है वो है ऑप्शन डी, मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? गजनबी का पहला आक्रमण, गजनबी का पहला आक्रमण पिता की राह पर चला बेटा, और उसी राजा के खिलाफ गया जिसको पिता ने हराया था, जिसको पिता ने हराया था। ब्रजेश भाई दिमाग को थोड़ा सा खोल लो, जयचंद से गौरी की लड़ाई हुई थी, ना कि गजनबी की। ठीक है, पिता की राह पर चला था, सिंध शासक जयपाल को हराया था इसने, और जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी कि पिता ने भी मुझे परास्त किया, बेटे ने भी मुझे परास्त किया। ये तो घोर बेइज्जती हो गई, घोर बेइज्जती हो गई। 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनबी ने पराजित किया था? भैया किस राजा को पराजित किया था गजनबी ने? पिता की राह पर चला था और इसने आत्महत्या भी कर ली थी, फिर आत्महत्या भी कर ली थी। जयपाल, 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 सिंध शासक जयपाल सुसाइड कर लिया। महमूद गजनबी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू शासक कौन था? कौन सिंध शासक था ये, जो भैया इस अपमान को झेल नहीं पाया? कहा कि पिताजी भी हमें हरा के गए थे इसके, अब बेटा भी आया है, बेटे ने भी हमें धूल चटा दी, धूल चटा दी। तो बच्चे घोर नाराज हो गए, घोर नाराज हो गए। कौन थे? कौन थे? जयपाल, जयपाल, जयपाल का ही बेटा होगा आनंदपाल, इस पर भी अटैक होगा। निम्न में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनबी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? ठीक है ना, गजनबी से जब सबको डर लगने लगा तो हिंदू राजाओं ने संघ बनाया, हिंदू राजाओं ने संघ। कन्नौज भी साथ में आया, तभी तो कन्नौज पर अटैक किया था इन्होंने। राज्यपाल भागा था, दे भैया दे भाग, दे भैया दे भाग। ठीक,
इसी युद्ध में तो कन्नौज का राजा शामिल था, तभी तो गुस्सा आ गया था गजनबी को। अच्छा तू भी साथ दे रहा है, तेरा भी नंबर लगाऊंगा। कौन था ये आनंद पाल था, आनंद पाल। इसी के बाद नंबर लगा दिया था राज्यपाल का, इसी के बाद नंबर लगा दिया था राज्यपाल का। महमूद गजनबी ने मुल्तान को कब जीता था भैया? मुल्तान अब्दुल फतेह दाऊद, याद करो, मुल्तान अब्दुल फतेह दाऊद, मुल्तान अब्दुल फतेह दाऊद, अब्दुल फतेह दाऊद को हराया था। मुल्तान के शासक, मुल्तान को लूटा था मेरे बच्चे। ए 1005 होता है वैसे, 1005 होता है, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं, लेकिन उसके आसपास का समय है 1006, 1006, 1006। सी कह रहे हैं 1001, अरे नालायक, सिंध था वो। 1006 में महमूद गजनबी ने किस राजा को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया था? मुल्तान के किस राजा को हराया था, लूटपाट किया था, दबाकर के लूटा था मेरे बच्चे? कौन था राजा मुल्तान का तब, कौन था? कौन था? अब्दुल फतेह दाऊद था सर, अब्दुल फतेह दाऊद। कौन था बच्चे? अब्दुल फतेह दाऊद हुआ करता था। ठीक। महमूद गजनबी ने निम्न में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? कौन मंदिर था उस पर लूट किया? ये 1025 में लूटपाट करके जा रहा था, पंजाब के खोखरों ने अटैक कर दिया, जाटों ने अटैक कर दिया, लुटेरे को लूट लिया, लूट लिया भाई, लूट लिया, हमको भी दुनिया ने लूट लिया। ये गाना गाता रहा, ये गाना गाता रहा। कौन मंदिर? सोमनाथ मंदिर, भोले बाबा का, पशुपतिनाथ का। भोले बाबा की तीसरी आंख खुली, नष्ट हो गया ससुर। महमूद गजनबी ने काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया कब? कब आक्रमण किया? कौन था इस समय गुजरात का राजा? कौन था इस समय गुजरात का राजा? गुजरात शासक कौन थे इस समय पर? इस समय पर गुजरात शासक कौन थे? तो गुजरात के शासक हुआ करते थे भीमदेव सेकंड या फर्स्ट। तो भैया सेकंड वाले तो गौरी वाले हैं, ये फर्स्ट वाले हैं। भीमदेव फर्स्ट यहाँ के शासक थे। ठीक, भीमदेव फर्स्ट यहाँ के शासक थे। 1025 में अटैक हुआ था, 1025 में। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर पर लूट की थी? ये विदेशी आक्रमणकारी हैं तैमूर, तैमूर खतरनाक मेरे बच्चे, तैमूर लंग नाम था इसका। इसी के नाम पर करीना कपूर, सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। बड़ी ही कंट्रोवर्सी हुई थी, बड़ा ही विवाद हुआ था जब करीना कपूर ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा। लोगों ने कहा आप इसके नाम पर अपने बेटे का नाम रख रहे हो, ये वही आक्रमणकारी है जो भारत को लूटते थे। चंगेज खां, कांपती थी इसके मारे दुनिया, और इन्हीं तैमूर और चंगेज खां का वंशज होगा कौन? बाबर, इन्हीं का वंशज होगा। ठीक, तभी इतना खतरनाक था, खूनी खतरनाक है बच्चे। किसने सोमनाथ लूटा? तो गजनबी ने लूटा। कौन लूटा? गजनबी लूटा। निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? मेरे बच्चे, मैंने बताया था आपको, एक मेरे बच्चे वही खतरनाक व्यक्ति जब राज्यपाल भाग रहा था उसे रास्ते में पकड़ा। अरे भाई क्यों भाग रहे हो राज्यपाल? अरे आप भी भागिए, आ रहा है गजनबी। अच्छा तुम उससे डर के भाग रहे हो? नाक कटा रहे हो इंदू राजा की? काट दिया गर्दन, उड़ा दिया और कह दिया अगर हिम्मत है हमारे खिलाफ आए, हम बताएंगे गजनबी को क्या होते हैं हिंदू राजा। भैया ताकतवर आदमी, गजनबी आया, युद्ध हुआ, हारा नहीं गजनबी, लेकिन हरा भी नहीं पाया। विद्याधर भी कसम खा के बैठे थे, नहीं हारूंगा, हारूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे क्या चाहिए? गजनबी बोला मुझे तो लूट का माल चाहिए, खजाना चाहिए, खजाना ले जा, हार नहीं मानूंगा। क्षेत्र चाहिए तो मुझे मारने के बाद मिलेगा। कि गजनबी बोला मुझे क्षेत्र नहीं चाहिए, आप ही रखो। कौन था ये? इसका नाम था मेरे बच्चे विद्याधर। कौन था? विद्याधर इसका नाम था। हेलो भैया, हेलो, हेलो, हाय, हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम अटैक वही था मेरे बच्चे खोखर।
जाटों से जो भिड़ा, जाटों से जो मुस्लिम आक्रमणकारी भिड़ा, उसकी निंदिया उड़ गई। निंदिया क्या, सब कुछ उड़ गया। कौन था, कौन था ये व्यक्ति, बताएंगे? 1027 खोकर जाट, यहीं घायल हुआ था ये। महमूद गजनबी के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या करने आता था? क्या क्षेत्र विस्तार कर रहा था? क्या भारतीय क्षेत्रों को जीतकर अपने में मिला रहा था? जो गौरी करता था, गौरी जिसको जीतता था वो उसका हो गया। क्या इसी से मेरे बच्चे गजनबी बिलोंग करता था? नहीं, गजनबी की पॉलिसी थी कि भैया लूटो, लूटो और धन कमाओ। क्या कमाओ? धन कमाओ, धन संग्रह इसका मेरे बच्चे मोटिव था। धन संग्रह, वेल्थ अकोमुलेशन इसका मोटिव था। ठीक, धन संग्रह। नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया? बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चे। नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान नामक बांध का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अफगानिस्तान वाले रीजन की मेरे बच्चे नदी हो जाती है। ठीक है, किस शासक ने यह करवाया था? तो भाई ये शासक थे आपके महमूद गजनबी। इसे याद कर लेना, इसे याद कर लेना, पूछा जाए मेरे बच्चे, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए डाला है। गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? 3 बताए थे आपको, 3 बताए थे, याद करो। एक बताया था फिरदौसी, एक बताया था कौन सी दोषी? फिरदौसी। किताब भी बताई थी इसकी, सहनामा, किताब भी बताई थी सहनामा। एक बताया था अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी। बुक बताई थी इसकी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। या कौन सी किताब थी? तहकीक ए हिंद भी इसको कहते थे, तहकीक ए हिंद भी इसको कहते थे। और एक और व्यक्ति था मेरे बच्चे, एक और व्यक्ति था, तीसरा इतिहासकार उतबी, किताब भी बताई थी, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। 3 इतिहासकार थे, 3 दरबारी थे इसके, फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी। तो भैया 2-2 ऑप्शन में, 2-2 ऑप्शन में इसके, इसके तो 2-2 ऑप्शन है मेरे बच्चे। ठीक है ना, 2-2 हैं। उतबी भी है यहां पर, उतबी भी है, फिरदौसी भी है, फिरदौसी भी है और उतबी भी है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक, दोनों ऑप्शन में आ गए ससुर यहां तो। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन में आ गए यहां। किताबुल यामिनी या तारीख ए यामिनी रचना किस लेखक की है? बता दो भैया। किताबुल यामिनी और तारीख ए यामिनी, अली कूफी, अली कूफी। चचनामा, अरे चचा, मिर्जापुर वाले चचा, चचनामा, चचनामा के लेखक थे अली कूफी, याद आए? कौन है लेखक? उतबी हैं। किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। निम्न में से किस इतिहासकार ने भारत के विरुद्ध महमूद गजनबी के अभियानों को इस्लाम का प्रचार और धार्मिक युद्ध अथवा जिहाद का रूप दिया? किस इतिहासकार ने मेरे बच्चे, किस इतिहासकार ने इसके अभियानों को, इसके आक्रमणों को इस्लाम का प्रचार बताया? कहा यह धार्मिक युद्ध है, इससे जिहाद का नारा जाता है कि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, आइए और किस में शामिल होइए, किसका भाग बनिए? इतिहास का ना भाग बनिए, ये इस्लाम का भाग बनिए। और ये इतिहासकार था मेरे बच्चे उतवी। ये गुणगान कर रहा था गजनबी के, गुणगान कर रहा था, गजनबी के गुणगान किए इसने कि ये धार्मिक युद्ध है, इस्लाम के प्रसार के लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, अलबरूनी किसका समकालीन था भैया? पता है आपको? वही अलबरूनी जो किताब लिखा, किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, किसका समकालीन? कौन है बताएंगे? महमूद गजनबी गुरुदेव,
महमूद गजनबी, किताबुल हिंद किताबुल यामिनी वाला। अल बरूनी किसके दरबार से संबद्ध था? किसके दरबार में था बच्चे अल बरूनी? किताबुल यामिनी किताबुल हिंद वाला अल बरूनी, वही अल बरूनी जो रहता था बिना बरूनी। बताएंगे किसके दरबार से संबंधित था? बहुत बढ़िया, गजनबी, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। महमूद गजनी के साथ, यानी गजनबी की बात हो रही है, भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान। गजनबी के साथ भारत भी आता था, गजनबी के साथ भारत भी आता था मेरे बच्चे, तभी तो किताब लिख पाया होगा, तभी तो किताब लिख पाया होगा हिंद नाम की। अरे बिना हिंदुस्तान आए हिंद नाम की किताब कैसे लिख देगा? बिना हिंदुस्तान आए हिंद नाम की किताब कैसे लिख देगा? अल बरूनी किताबुल हिंद, ये कह रहा 90 का ए। अल बरूनी किसके दरबार में थे? वो गौरी कह रहा है, नींद में है बबुआ, नींद में। आंखें खोल बाबू, ठंडे पानी से धो लियो, है ना। किताबुल हिंद के रचना किसने की है? लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? कौन सा रूनी? कौन सा रूनी? कौन बरूनी? अल बरूनी सर जी, अल बरूनी। कौन बरूनी? अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद कर लेना। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम। पुराण एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ होते हैं बच्चे, जिनकी संख्या 118 बताई जाती है। अरे 118 बढ़ गई क्या? 108 है, यही होती है 18, केवल 18 होती है बच्चे, 108 कहां से हो गई? उपनिषद होते हैं 108, ठीक है ना। पुराण कितने होते हैं? 18। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? पुराण कहां आके पड़े होंगे? इंडिया में आके पड़े होंगे। इंडिया के आके पड़े होंगे तो गजनबी के साथ में इंडिया कौन आया था? गजनबी के साथ में इंडिया कौन आया था? अल बरूनी आया था सर, अल बरूनी आया था। कौन आया था? अल बरूनी आया था। यही पढ़ा होगा, यही पढ़ा लिखा सा लग रहा है। बाकी गजनबी की तो रिश्तेदारी पढ़ाई से थी ही नहीं। किसने सर्वप्रथम मुस्लिम जगत में भगवत गीता का अध्ययन किया? बताएंगे। भगवत गीता का अध्ययन मेरे बच्चे, भगवत गीता का अध्ययन सबसे पहले किस मुस्लिम ने किया? भगवत गीता का अध्ययन किस मुस्लिम ने किया? कौन मुस्लिम है जो भगवत गीता का अध्ययन किया? कहां आके किया होगा? पुराणों को पढ़ा है तो भगवत गीता को कैसे छोड़ देगा? हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, तो उसको भी पढ़ के गया होगा। नाम वही है, कौन रूनी? सर जी अल बरूनी, अल बरूनी। वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवत गीता, पुराण, बरामिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई? तुलनात्मक धर्म में, तुलनात्मक धर्म का मतलब है कंपेयर किया इस्लाम और हिंदू धर्म का, इस्लाम और हिंदू धर्म का कंपेयर किया। भगवत गीता को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, भारतीय ग्रंथों को पढ़ा। अल बरूनी नाम है इसका। कौन सी रूनी? अल बरूनी। और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चे, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कल तो मेरे बच्चे अवकाश रहने वाला है। सर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन छोड़ दें या दोनों टिक कर दें। अरे वाह, अति शानदार, अति सुंदर। 2 ऑप्शन एक साथ आते नहीं है, ये हमारे टाइपिस्ट भैया की मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। पेपर जब बनता है तो एक ही क्वेश्चन मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन, एक ही आंसर होता है, ठीक। या फिर अलग से ऑप्शन दिया जाता है कि ये दोनों। ऐसा कैसा क्वेश्चन बना दिया आपने कि 2-2 ऑप्शन आंसर हो रहे हैं उसके, ठीक है। किताब और खिताब में क्या अंतर है? किताब होता है मेरे बच्चे उपाधि, किताब होता है पुस्तक, बुक। क्या बात है, ठीक है। और ग्रंथ और पुराणों में क्या अंतर है? पुराण एक तरीके के ग्रंथ हैं, लेकिन सभी ग्रंथों को पुराण नहीं कहते। और भी ग्रंथ होते हैं, वेद भी हमारे ग्रंथ हैं, भगवत गीता भी ग्रंथ है, उपनिषद भी ग्रंथ हैं, ठीक है ना, वेदांग भी ग्रंथ हैं, ठीक। तो भाइयों बहनों, कल से लेकर के 31 दिसंबर 2024
से लेकर के 1 जनवरी 2025 तक आपको यहाँ पर क्लास नहीं उपलब्ध हो पाएंगी, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को आपका अवकाश रहेगा। ठीक है, हमारी और आपकी मुलाकात अब सीधे मेरे बच्चे 2 तारीख को होगी। कितनी तारीख को? 2 तारीख को हम और आप मुलाकात करेंगे, और वो मुलाकात होगी दिल्ली सल्तनत वाली। दिल्ली सल्तनत मेरे बच्चे शुरुआत हो जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश के साथ, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है और दिल्ली सल्तनत का भी होगा। वहां से हम शुरू करेंगे, और जितना भी फैक्चुअल डेटा है वो सारा आपको देने का प्रयास करेंगे। तो फिर वही बात मेरी होगी आपसे, ठीक है ना, कि आज मेरे बच्चे, आज आपके लिए कुछ घंटों तक ये ऑफर उपलब्ध है, कुछ घंटों तक, ठीक है ना, कुछ घंटों तक। तो जो भी आपकी मित्र मंडली हो, जो भी आपके साथीगण हो, जो भी आपके रिश्तेदार हो, ठीक है ना, ओके। आप जय दीक्षित कह रहे हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, आपको भी नई साल मुबारक है। ठीक, चलिए। तो मैंने कहा कि नववर्ष के उपलब्ध में कुछ घंटों के लिए ये ऑफर उपलब्ध हुआ है कि सभी बैचेस पर कुमार एडुटेनमेंट के 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जो भी साथीगण आपके हों, जो भी मित्र मंडली के लोग हों, उनको आप बता सकते हैं, ठीक है। और वो चाहें तो क्लास उनको दिखाइएगा, 10 से 15 मिनट में वो समझ जाएंगे कि ये क्या डिलीवरी देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते, ठीक है। ये वो कोड जो है आपका 2 बैचों पे नहीं लगेगा, इंग्लिश स्पीकिंग और आरआरबी ग्रुप डी, बाकी सभी पर ये उपलब्ध है। ठीक, तो मुलाकात हमारी और आपकी होगी मेरे साथियों कब? परसों। परसों से मतलब मेरा 2 तारीख को, 2 तारीख को मुलाकात होगी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। और किसी को कोई बात पूछनी हो, नई साल घर पे मनाइएगा, आराम से मनाओ, ठीक है। हाँ, अगले साल मुलाकात होगी, अगले साल में दिन ही कितने बचे हैं, ठीक है, ओके। उत्कर्ष भाई बोलिए, उत्कर्ष मिश्रा जी बोलिए। पूनम जी, पूनम जी, क्या नाम था आपका? सुनीता जी, सुनीता नाम था, अनीता नाम था? ठीक, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, ठीक है। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तहे दिल से, आपको और आपके पूरे परिवार को, ठीक। हमारे और हमारे इस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, नीचे करिए, नीचे थोड़ा सा, अरे ऊपर ऊपर ऊपर, ये क्या लिखा है? एक क्वेश्चन का आंसर अब्दुल मलिक था, आपने नोट्स में अबुल हसन। मेरे बच्चे वो अबुल हसन मलिक ही इनका नाम है, यहाँ अब्दुल लिखा आ गया होगा टाइपिंग में, ठीक है उत्कर्ष भाई। अबुल हसन मलिक पूरा नाम होता है उनका, ठीक है। अबुल हसन मलिक ही पूरा नाम होता है, जो आपके शासक थे, आप कहाँ के? तुर्की सुल्तान, याद होगा, सामान्य साम्राज्य के, सामान्य साम्राज्य के, ठीक है, सामान्य साम्राज्य के। तो इस शब्दों का एक आध मिस्टेक इधर उधर होता है, ठीक। तो आपसे मुलाकात करेंगे हम कब? परसों। परसों यानी कि 2 तारीख को मस्त होकर के क्या मनाएं? मस्त होकर के अपने परिवार के साथ नया साल मनाएं, और फिर बात करेंगे हम तब दिल्ली सल्तनत के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, हैप्पी न्यू ईयर।